अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज बहुत सारी हैपनिंग्स हो चुकी हैं, बहुत सारी। कल रात तक जो है हम लगे रहे कि कौन सी खबर को रखना है, किस खबर पे बात करनी है। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं। इस मॉर्निंग शो का आगाज़ होता है अच्छी बात से, जो कि हमेशा अफशीन बताती हैं। अफशीन, आज की अच्छी बात क्या आप निकाल कर लाई हैं अपनी किताब में से? सबसे पहले अच्छी बात से हम स्टार्ट करेंगे और उसी से रिलेटेड हमारे भी मज़ीद सेगमेंट्स होंगे। वो है नॉलेज, इल्म, जो कि ऐसी दौलत है ये खर्च करने से बढ़ती है। जितना ज़्यादा आप अब कोई बात हमेशा बिलाल, जैसे हम लोग कोई भी बात होती है, कोई भी टॉप स्टोरी होती है, जब हम उसको रिपीट करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, तो वो हमें ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। जैसे आप टीचर अगर कोई टीच कर रहा होता है तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको होता है। समझने वाले को तो बाद में आती है, लेकिन पहले जो टीचर टीच कर रहा है ना, उसको ज़्यादा समझ आती है। तो इल्म एक रूहानी दौलत है जिसमें खर्च करने से इजाफा होता है और सीखने वाला भी फ़ायदा उठाता है और सिखाने वाले का इल्म भी पुख्ता होता है। क्योंकि आम तौर पर दुनिया की तमाम दौलत, जिसमें पैसा, सोना, जायदाद शामिल है, अगर खर्च की जाती है तो वो कम हो जाती है। लेकिन इल्म एक वाहिद ऐसी दौलत है जो जितना ज़्यादा बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत प्यारी बात की कि जो चीज़ आप बांटेंगे वो चीज़ आपके पास बढ़ेगी, चाहे नफ़रतें हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे फिर इल्म हो। लेकिन जब ये बात सामने आती है, जब आप किसी को कोई बात सिखाते हैं तो आप खुद भी उस पर मज़ीद गौर करते हैं। यानी कि आपको एक चीज़ पता होती है, लेकिन व्हेन यू बिकम अ टीचर ऑफ दैट थिंग, तो फिर आपको हर एंगल से वो चीज़ समझ आ रही थी। क्योंकि आपको एक एक लफ्ज़ यहाँ पर बैठकर आपको किसी को सिखाना होता है ना, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आपको पहले खुद इतना अच्छा समझ आ चुका होता है कि जब आप वो सिखाते हुए दूसरे को बता रहे होते हैं, तो उसके वही बात है कि हर एंगल से हम उसको पहले तहकीक कर लेते हैं। वही बात है, जैसे एक शमा है, उससे दूसरी शमा जलती है, तो पहली शमा की रोशनी में कोई कमी नहीं आती। वैसे ही इल्म भी है, बांटने से फैलता है, ख़त्म नहीं होता, और ये माशरे में शऊर को उजागर करता है, इसकी बेहतरी और तरक्की का बाइस बनता है। बिल्कुल ऐसे ही, सही कहा आपने कि इल्म सिर्फ ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि माशरती बेहतरी के लिए भी बांटा जाता है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जब आप जो चीज़ बांटते हैं वो चीज़ आपके पास बढ़ना शुरू हो जाती है। बहरहाल आज स्टोरीज बहुत सारी हैं कवर करने के लिए, और बहुत सारे मामला ऐसे रोनुमा हो चुके हैं यार। आपकी अफसरदगी को भी शामिल कर लेते हैं इसमें। रात से मैंने जब से ये खबर सुनी है ना, जो अभी हम अपनी टॉप स्टोरी में शामिल करने जा रहे हैं, मैं रात से इस चीज़ को लेकर सोच रही हूँ और बहुत अफसरदा हूँ। क्योंकि ये वाक़या इतना अजीब सा है। इतने सारे हमारे जितने भी यूथ है, उस इतनी जल्दी अगर उनको हम जाते हुए देखेंगे तो कैसा फील होगा। क्योंकि कराची का इलाका है, डिफेंस फेज 6 इतिहाद कमर्शियल में फ्लैट से मारूफ अदाकारा हुमैरा असगर अली, जिनकी हम अक्सर पोस्ट देखते रहते हैं, जो कि बहुत प्यारी सी हैं और बहुत हमारी मारूफ अदाकारा रह चुकी हैं, हुमैरा असगर अली, जो कि अब हमें नहीं रही। 15 से 20 रोज़ पुरानी उनकी लाश बरामद हुई उस फ्लैट से। 15 से 20 दिन तक ना उनको किसी ने पूछा, ना किसी ने उनके दरवाजे पे नॉक किया, ना उनके पास कोई कॉल आई। और अगर आप देख रहे हैं कोई कॉल बैक नहीं करा आपको, एटलीस्ट आप पूछें, आप देखें वो कहाँ है, किस हाल में है। तो पुलिस के मुताबिक अदालती हुक्म पर फ्लैट खाली करवाने के लिए जो है ना एहलकार फ्लैट पहुंचे, और दरवाज़ा ना खुलने पर जब ज़बरदस्ती वो अंदर दाखिल हुए तो लाश को ज़मीन पर पड़ा देखा। बिल्कुल ऐसे ही। और कल हम इस मौके जाए वक़ुआ पर मौजूद था, मैं खुद भी, और जब जाकर देखा तो उस फ्लैट को हमने देखा। वो खयाबाने इत्तेहाद कमर्शियल वो जगह कहलाती है, फेज 6 है, और तीसरे माले के ऊपर ये रिहाइश पजीर थी फ्लैट के अंदर। और मामला कुछ यूँ था कि ये तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया है ऑलमोस्ट। ये किराए पर वहां पर रह रही थी, लेकिन अपने मालिक मकान को किराया भी नहीं दे रही थी। फिर मालिक मकान ने केस इनके ऊपर फाइल किया था किराया ना देने की मद में। तो फिर कल गया बैलिफ जो कोर्ट से जाता है इनके पास, तो जब दरवाजे पे नॉक किया गया तो जो सामने ही फ्लैट है, एक बिल्डिंग पर, एक फ्लोर पर 2 फ्लैट्स हैं, तो सामने वाले फ्लैट में रहने वाले लोगों ने कहा कि इस फ्लैट से हमें बदबू या ताफुन भी आ रहा है। तो फिर उसके बाद इस गेट को तोड़ा गया। जब गेट को तोड़ा गया तो वहां पर लाश बरामद हुई है। पूरा असरार मौत का मामला है। फिर पुलिस को बुलाया गया, गिजरी पुलिस स्टेशन की पुलिस ने आकर ये मुकदमा दर्ज किया। और इसके बाद जो छीपा के रजाकार जब इस बॉडी को लेने आए और लेकर जाने लगे, तो जब उठाने लगे तो ये लाश इतनी गली हुई थी कि उसकी हड्डियों में से जो गोश्त था वो अलग होना शुरू हो गया, और कोई भी शख्स उस वक्त देखकर इनकी शनाख्त नहीं कर सकता था। बहरहाल अभी तमाम चीज़ें जो है वो मालूम होंगी। DNA रिपोर्ट के बाद
इनके इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट्स की भी तहकीकात की जा रही है, इनके जो लवाहिकीन हैं, जो अहल खाना हैं, उनसे भी बात की जा रही है, उनका भी शनाख्त की जा रही है कि कौन कौन लोग हैं। और साथ साथ जो है वो एक चीज़ और सामने आई कि जब इनके घर की तलाशी ली गई कि कोई ऐसी चीज़ मिले जो अनयूजुअल सी, अनकॉमन सी चीज़ हो, तो खुदा न खास्ता किया तो जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज इनके घर से नहीं मिली है। जैसे एक आम तासुर ये जाता है कि खातून है, अकेली रहती हैं, मीडिया में काम करती हैं। और कल मैंने भी लोगों से जानने की कोशिश की, उन लोगों से भी ज्यादातर मैंने नेगेटिव क्वेश्चंस किए ताकि कोई ऐसी चीज निकल के आए, लेकिन ना इनके कोई झगड़े होते थे फ्लैट के अंदर, ना ये कोई नशे की आदी खातून थी, ना ये रातों को लेट आती थी तो कोई लड़का छोड़ने आता था, ऐसी कोई हरकत नहीं है। तो इसलिए खुदारा जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुतानबाजी कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत कर रहे हैं इनके बारे में नेगेटिव, तो उससे गुरेज करें। हमारे साथ इस वक्त माहिर जुर्मियात भी मौजूद हैं और कराची यूनिवर्सिटी जामिया कराची के जो क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट उसकी डीन भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर नायबा शहरियार साहब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नायबा। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक जी। डॉक्टर नायबा, आपने जो इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट है उसमें क्या बात सामने आई है? किस तरह से इतनी प्यारी सी और इतनी यंग अदाकारा हमसे इतनी दूर हो गई, और वो भी इस कंडीशन में? बहुत अफसोस हो रहा है हमें। जी बिल्कुल, बड़ा अफसोसनाक वाकया है जी, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और अभी कुछ अर्से पहले सीनियर अदाकारा आयशा खान की डेड बॉडी भी इसी तरह से जो है वो पाई गई थी। अच्छा। देखिए, आयशा खान साहिबा का जो है वो एक अलग एक इशू था, वो ओवर एज थी और वो एक उनकी फैमिली जो है वो डिस्टेंस पे थी। लेकिन ये जो केस है इसमें भी देखिए इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप जुर्म के पहलू से देखें तो यहाँ पे तो अभी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस बाकी है, और जिससे सफाई जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें कि ये एक अच्छी हाईली क्वालिफाइड जो है वो एक्ट्रेस थी और ये फैमिली से बिलोंग करती थी, लाहौर बेस्ड फैमिली थी। अच्छा। लेकिन देखिए कुछ इनकी फैमिली आप बता रही हैं कि लाहौर में रहती थी? जी जी जी, ये लाहौर बेस्ड। अच्छा। लेकिन ये कि किसी से कोई राब्ता नहीं था? क्योंकि इनकी मैंने एक वीडियो में सुना कि ये अपनी अम्मी से कनेक्ट रहती हैं, अपनी फैमिली से कनेक्ट रहती हैं, और अपनी इनके हर अब ये जैसे उनका कोई ड्रामा ऑन एयर होता है तो वो सब लोग देखते हैं, तो मतलब अच्छी वेल कनेक्टेड थी। तो फिर क्या हुआ कि इतना टाइम भी हुआ लेकिन इनकी फैमिली ने, किसी ने नहीं पूछा उनको, ना किसी ने खबर ली? अब यहाँ से जो है वो जुर्म के साथ साथ जो है वो सोशल नेगलिजेंस की भी जो है वो बात आती है। ये बड़े बाइस हैरत है ये चीज कि आपकी फैमिली सबसे ज्यादा कनेक्टेड होती है, उसके बाद आपके जो है वो फ्रेंड्स सर्किल आता है, आपके जो है वो वर्किंग एनवायरनमेंट में जो लोग होते हैं वो लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें इस केस पे किसी को भी कोई ऐसी फिक्र नहीं हुई। अगर फोन लाइन किसी की नहीं मिलती है या कोई कॉल जो है वो या मैसेज पे जवाब नहीं आता, तो लोग फिजिकली भी जो है वो जाकर मालूम करते हैं कि भाई क्या है, लेकिन इतना कंसर्न होता है तो मालूम करते हैं। इवन अच्छा। कि उनकी फैमिली उन्होंने भी जो है वो लाहौर को इतना दूर या किसी दूसरे मुल्क में नहीं है कि वो अगर एक बाइसे फिक्र चीज होनी चाहिए थी कि उनकी फैमिली से कोई ऐसा है दूसरे शहर में और वो उनसे राब्ते में नहीं आ पा रहा है तो वो इसके लिए आ सकते थे। तो यहीं पे कई सवाल जो है वो रेज होते हैं कि आखिर ऐसा क्या था। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जरा एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा कि जैसे कि पूरा एक मामला है, डिफेंस के अंदर लोग रहते हैं, अकेले फ्लैट के अंदर रहते हैं, अकेले जिंदगी बसर करते हैं, फिर अदाकारा हैं, ऑब्वियसली सुबह दोपहर शाम कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता जिस वक्त शूट के लिए कॉल हो जाए, जाना पड़ता है। एक अजीबो गरीब तासुर बिल्ड हो चुका है ऐसी खवातीन के लिए कि ये अकेले रहती हैं, कट कर रहती हैं पूरी फैमिली से, तो जरूर कोई ना कोई पुरअसरार मामला हो सकता है। आप एज ए क्रिमिनोलॉजिस्ट इस पूरे मामले को कैसे देख रही है कि एक हफ्ता पुरानी, एक महीना तकरीबन बताया जा रहा है पुरानी लाश ही है कि गोश्त भी हड्डियों से अलग हो रहा है और ताफुन भी 15 से 20 दिनों के अंदर आना शुरू हो जाती है। बिल्डिंग के जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनको भी फील नहीं हुआ, बैलिफ आता है, बैलिफ दरवाजा तोड़ता है, तब जाके मामला खुलता है। अब आपने कहा करीबी दोस्त, तो दोस्तों ने एक महीने तक राब्ता नहीं किया, कहीं दोस्तों की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है इस मामले में? अच्छा, ये भी हो सकता है पहले। देखिए दोस्त जो है ना वो उसको आजकल ज्यादातर आपके वर्किंग रिलेशनशिप ज्यादा होते हैं, आप हर कोई दोस्त नहीं होता जो आपके साथ जी ऐसा ही है। और देखिए एक चीज यहाँ पे ये पता चल रही है कि इनके पास कोई प्रोजेक्ट शायद ऐसा नहीं था कि इनका लोगों से राब्ता होता की वजह से, क्योंकि इनके बारे में ये बताया जा रहा है
कि इन्होंने जो है वो 2024 से रेंट जो है वो नहीं दिया था, ऑन पे केस हाँ, किया हुआ था। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या माली तौर पर ये मुस्तहकम नहीं थी कि ये बिल्कुल। अपना रेंट अदा कर पाती? क्या इसी कुछ टेंशन ऐसा में ही ये नजर आता इनकी डेथ वाकई हुई है? क्या ऐसी वजूहात नहीं कि उनको माली तौर पर अगर कोई मसला आता तो किसी ने इनकी मदद नहीं की, या इन्होंने किसी से मदद मांगी हो? इस तरह की कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है? जी, देखिए बज़ाहिर यही पता लगता है कि यहाँ पर जो है वो उनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था काबिल जिक्र कि जिसकी वजह से जो है वो उनके फाइनेंसेस जो है वो पूरे होते, लेकिन उसी के साथ वो डिप्रेशन में भी यकीनन गए क्योंकि उनको फैमिली की सपोर्ट नहीं थी। उन्होंने बात की जरूर, अपने कुछ पिछले इंटरव्यूज में बात जरूर की। अच्छा। और उस बात करने से ही ये फील होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला जरूर था। अच्छा। क्योंकि वो बताती हैं कि उनकी फैमिली हाईली क्वालिफाइड है, डॉक्टर्स हैं, और वो बिल्कुल आर्ट की तरफ आई है, बिल्कुल आर्ट की तरफ आई, यही उनका और कहना है। सुनने में ये आया है कि उनके जब लवाकीन से भी राब्ता किया गया FRC वगैरह के थ्रू, उनके एड्रेस निकाले गए तो पता ही चला कि उनके भाई जो हैं उन्होंने जो है डेड बॉडी एक्सेप्ट करने से मना किया है। अच्छा। और उन्होंने बताया है कि वो साल 1.5 साल से उनके साथ बिल्कुल उनका फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं था। तो देखिए तमाम चीजें मिलकर जो है वो मायूसियों में इजाफा भी करते हैं। आप कह रही हैं उनके भाई ने उनकी डेड बॉडी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है? कुछ इत्तलात के मुताबिक अच्छा। ऐसी सिचुएशन भी है क्योंकि यकीनन जो है मोबाइल फोन सिम है और मुख्तलिफ उनके पासपोर्ट और CNIC वगैरह जो है वो वहाँ से बरामद हुई है। अच्छा। तो इसके जरिए जो है वो राब्ता किया गया। पहुंच जाते हैं आजकल नाज़ा का डेटा और एडवांस है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए पूरे मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि वो खातून तना होती चली गई। फिर अप्स एंड डाउन ऐसे ही हो जाता है, अप्स एंड डाउन होते हैं, कभी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, कभी कम होते हैं। तो देखिए वो फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। कहीं उन्होंने कोई ऐसा डॉक्टर नाइमा, आपने इसकी बात की है फ्रस्ट्रेशन की, तो उनके पास से कोई ऐसी गोलियां या दवाएं बरामद हुई हैं कि जो डिप्रेशन की पिल्स हों, जिसकी वजह से वो कोई इस तरह की परेशानी में मुब्तला तो नहीं थी कि उन्होंने कोई ओवरडोज, कोई टैबलेट ले ली हो या कुछ इस तरह की? तो कोई बात नहीं आई सामने? देखिए इससे ये पता चलता है कि उनको जो रिक्वायर्ड जो ड्रग्स थी वो भी अवेलेबल नहीं थी। बाज़ औक़ात जो है वो उनके ना होने की वजह से भी जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त जो लग रही हैं कि वो बहुत कंप्रोमाइज हो चुकी थी और उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। शोबिज़ की दुनिया जो है वो जो आमतौर पे कहा जाता है, हमारे यहाँ सोसाइटी जो है वो चकाचौंध होती है, या तो बहुत कंसर्न होते हैं या बिल्कुल कंसर्न नहीं होते। अच्छा, और इनका डॉक्टर साहब एक सवाल, अफशीन अगर आपकी इजाजत तो मैं एक सवाल कर सकूं। डॉक्टर साहब एक सवाल यहाँ पर ये कि आपको ये मामला बिल्कुल जैसे हलवे की तरह सॉल्व हो जाएगा केस नजर आ रहा है कि एक लाश मिली है, वो डिप्रेशन ज़्यादा लाश शख्सियत की थी और उसके बाद फिर वो मौत वाक़ई हो जाती है, यही केस है? या फिर आपको अपने माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस अगर आप करते हैं वो उसमें जाकर अगर देखें तो देयर इज समथिंग फिशी? जी देखिए इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन तो लाजमी है और वो होनी चाहिए। जो उनसे रिलेटेड थे, जिनके साथ लास्ट उन्होंने प्रोजेक्ट किए या जिनसे लास्ट का डेटा सामने आएगा तो पता चलेगा कि उन्होंने कहाँ राब्ता किया, कहाँ राब्ता करने की कोशिश की या किसने की। तो ये इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। इन्वेस्टिगेशन तो होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो है वो सही पिक्चर सामने आएगी। जाहिर हम सब जो बात कर रहे हैं वो उस लाश की कंडीशन, उसके आसपास के माहौल और इर्द गिर्द के जो भी वो था उसके लिहाज से बात कर रहे हैं। अच्छा, इनके मोबाइल फोन्स वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो ऐसा तो नहीं कि मोबाइल फोन्स भी जाए वक़्त से गायब है? देखिए कुछ इत्तलात के मुताबिक इब्तिदा में नहीं मिले थे, लेकिन बाद में कुछ चीजें सामने आई कि मोबाइल फोन, क्योंकि जाहिर बात है कि तो तभी लड़सा हो गया था, मोबाइल फोन बैटरी की भी एक लिमिट होती है और वो जो है वो चार्ज नहीं रही तो यकीनन वो ऑफ हुए। ठीक है, लेकिन ये है कि उससे पहले की कंडीशन क्या थी? यकीनन कहीं ना कहीं जो है किसी भी हम केस को इन्वेस्टिगेशन से पहले जो है वो कुछ भी करार नहीं दे सकते कि आया ये मर्डर था या आया ये खुदकुशी थी। अच्छा प्रोफेसर साहबा, ये भी बताइएगा कि उनके घर किसी का आना जाना, वो सोशली आइसोलेट हो चुकी थी या फिर उनका कहीं ना कहीं इस दौरान में, इस पिछले 1 महीने में कहीं निकलना आना जाना, किसी दोस्त से मुलाकात या उनके फ्लैट में किसी की आमदोरफ्त का सिलसिला, इस तरह से कोई बात सामने आ सकी है क्या? जी, इब्तदाई जो इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक जो आया कि या आमतौर पे हम अजम्पशंस भी होती हैं कि भाई शोबिज़ से ताल्लुक है तो बहुत लोगों का आना जाना होगा, तो ये चीजें कुछ सामने आई कि वो तो उनके दोस्तों की आमदरफ्त रहती थी बहुत,
लेकिन उसके साथ ये भी चीजें सामने है कि उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट था इंस्टाग्राम का, वहाँ पे लास्ट सीन भी जो है वो कई माह पहले का है। बिल्कुल ऐसे और ये चीजें ये भी सामने आई, तो उनके तकरीबन 7 लाख से ऊपर उनके फॉलोवर्स थे। अब देखिए ये चीज भी बड़ी एक क्वेश्चनेबल है कि आप एक बंदा जो है वो सोशल मीडिया से अपने अकाउंट से भी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा एक वो होता है कि आप सोशल मीडिया पे इन है तो इस पता चलता है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आइसोलेट वो हो रही थी। तो इसका मतलब है कि सोशल मीडिया जो है वो आपको कनेक्ट नहीं करता, बल्कि आपको आपकी गैर मौजूदगी को भी फील नहीं करता। यानी बिल्कुल वो सब हेड काउंट्स रह जाते हैं सिर्फ, और असल में आपसे मुलाकात किसी से नहीं। जी, असल में देखिए फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल असल चीज सबसे बढ़ के तो फैमिली है, सबसे ज्यादा फैमिली है। और वो चंद दोस्त के जो आपके लिए फिक्रमंद हो या आपसे इतना कंसर्न रखते हो, हम शायद गौर नहीं करते, हम सब, मेरे ख्याल में मैं भी आप भी, कि हम जो है वो हम भी शायद इतने ही आइसोलेट हैं सब इसलिए जब तक कि हम नजर आ रहे हैं, जब तक कि शायद हम कुछ लोगों के काम के हैं तो शायद हमें जो है वो लोग पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि तो हुमैरा अजहर या आयशा खान ही आइसोलेट थी, तो ये तो तलखी है सोसाइटी की, इस दुनिया की। अच्छा, बीइंग अ क्रिमिनोलॉजिस्ट तो आपने कमेंट किया, लेकिन बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट भी आप, मैं चाहूंगा इसके ऊपर जरा फैमिली स्ट्रक्चर पे जब हम बात करते हैं, और बिल्कुल अब हमने देखा है कि लोग एक ट्रेंड बन चुका है और एक फैशन है कि अकेले फ्लैट के अंदर रहना है और अकेले जिंदगी गुजारना है, और बड़े अकेले तौर पर, चाहे मर्द हो या औरत हो, हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। What would be the consequences of this lifestyle? इस वक्त फील हो रही है कि उनकी फैमिली ने उनसे कट ऑफ किया है और वो खुद अकेले रह रही हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में लाइफ स्टाइल को अगर अडॉप्ट करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं रौशा साहबा? देखिए जो आपने बात की बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फैमिली, देखिए हमारी फैमिलीज जो है वो हमसे क्या चाहती है, खासकर मैं ईस्टर्न ट्रेडिशनल फैमिली की बात करूंगी कि जैसे वो हैं उनका हर फर्द जो है वो उसी तरह से सोचे, उसी तरह से एक्ट करे, उसी तरह से जिंदगी गुजारे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उस फर्द की भी अपनी कुछ जो है वो सोच हो या अपने मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता हो, अपने पास छोटी छोटी चीजें जो है वो बड़ी हो जाती है, बाज़ औक़ात वो अनायन होती हैं जो बहुत ज्यादा बुलंद हो जाती है। और ये भी एक फैक्ट है कि पेरेंट्स से ज्यादा जो है वो आपके दीगर जो सिबलिंग्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो मतलब यानी सेंसिटिव होते हैं इस मामले में। कुछ चीजें हकीकी तौर पे एक फैमिली की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही होती हैं, लेकिन देखिए उससे पहले वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बेजरर होती हैं, तो उस पर कंप्रोमाइज बड़ा जरूरी होता है। कभी भी फैमिली को अपने से कट ऑफ कर देना है किसी फर्द को, ये किसी भी मसले का सलूशन, लेकिन ये दोनों एंड से होना चाहिए, सिर्फ अदाकारा के एंड से नहीं बल्कि उनकी फैमिली के एंड से भी, कि वो भी उनकी लाइफस्टाइल को, उनकी शोबिज लाइफ को एक्सेप्ट करें, ये एक्सेप्टेबिलिटी दोनों एंड से होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से डॉक्टर रहमा शरिया हमारे साथ थी। और इस वक्त ये पुरस्कार मौत का मामला है, तो देखना ये है कि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता, पहले से असम्पशंस रखना या पहले से कोई ऐसी गलत नेगेटिव सोच रखना, आपसे इल्तिजा है कि इस तरह की चीज़ें ना रखें। एक बंदा डिप्रेशन में है, चीज़ें हैं, बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, कुछ मौसम के हवाले से भी अपडेट करें कि मुल्क भर में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल जो है वो आ चुका है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिशें भी हो रही हैं और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी का जोर टूट गया है और दर्जा हरारत में नुमाया कमी भी आई है। बिल्कुल, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स त्रामरी और बाराकाऊ में भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि रावलपिंडी के इलाके फैजाबाद, डबल रोड, करी रोड और 6 रोड और सैटेलाइट टाउन सादिकाबाद में भी बादल खूब गरजे बरसे हैं। जबकि लाहौर, गुजरावाला, गोचर खान, मुल्तान में भी बादल खूब जमकर बरसे। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई है। बस मैं तो वेट कर रही हूँ कराची में कब बारिश होती है। वैसे आज का मौसम सुबह अच्छा था, बादल भी आए हुए हैं, हल्की सी बूंदाबांदी है। कल के दिन का कहा था पीर को के स्पेल शुरू होगा, लेकिन पीर गुजर गया है। अब मंगल और बुध को जो है वो, आज बुध है, बुध को देखना ये है कि अब कैसे जो है वो ये बरसते हैं बादल। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं गिलगित बल्तिस्तान के जिला चिलास में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और चिलास में बारिश से सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से कई मुकामात पर शहर कराक्रम ब्लॉक हो गई, जिसके बाद सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है और मुख्तलिफ मुकामात पर राब्ता पुल, सड़कें और घर, ज़रूरी जमीनों को भी नुकसान पहुंचा है।
बिल्कुल आगे बढ़ के ये भी आपको बताएं कि जो इस वक्त सैलाबी रेले हैं उससे फसलें, ज़राई ज़मीन, वाटर चैनल को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि बिजली का निज़ाम भी दरम बरम हो चुका है, जबकि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ चुकी है। कुछ बात करेंगे, आगे बढ़ते एक और मामला है इमिग्रेशन के हवाले से कुछ अहम खबरें आई हैं, जिसमें से एक तो अच्छी खबर और दूसरी खबर है खतरे की घंटी बजा दी है पाकिस्तानियों के लिए। पहले जो है वो अच्छी खबर पे बात कर लेते हैं। अच्छी खबर की तरफ चलें तो जिसमें मिडिल ईस्ट यानी कि अरब ममालिक ने नया वीज़ा मुतारिफ करवाया है, जिसका नाम है, अब ये वीज़ा शेंजन GCC की तरह का होगा, यानी कि किसी एक अरब ममालिक, दुबई, कुवैत, ओमान, कतर या कोई भी ममालिक का वीज़ा हो तो आप एक वीज़े पर इन सारे ममालिक में जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी खबर जो है वो अमेरिका का जो वीज़ा है उसके मुतालिक पाकिस्तानियों के लिए है। बुरी खबर है कि अब अमेरिका का वीज़ा हर पाकिस्तानी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया जाएगा, उसके बाद इसका फैसला होगा कि इसको वीज़ा देना है या नहीं देना है। यानी कि अगर आप अपने अकाउंट पे पोस्ट कर रहे हैं ना कि इसराइल ने गजा पे ये बमबारी कर दी तो ये कर दिया, और वहाँ मजलूम फ़लस्तीनियों की दाद रसी के लिए आप कोई भी पोस्ट लगाएंगे तो समझे आपको अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वीज़ा एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के, और अकील रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। अकील, ज़रा जानना चाहेंगे, पहले तो बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, कि अब ये जो दूसरे ममालिक हैं उसमें डिपोर्ट होकर आने वालों का पासपोर्ट पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो किसी भी ममालिक नहीं जाएंगे। ये कौन लोग होंगे और किन लोगों पर यह कानून लागू होने जा रहा है? अकील साहब से दोबारा रब्ता किया जाए। और इस वक्त एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। बुरी खबर मैंने आपको बता दी है, जो अमेरिका का वीज़ा है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स की चेकिंग के बाद जो है वो अब दिया जाएगा वीज़ा। और अगर कोई भी ऐसी खबर होती है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग ना, कि अगर आप गजा पे या फ़लस्तीन पे या फिर आप किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं जो कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ है, मतलब आप डोनाल्ड ट्रंप को या वहाँ पर जितने भी लोगों की पॉलिसीज है ना उनके भी खिलाफ नहीं जा सकते। आपने अगर उनके खिलाफ कोई भी अपनी ऐसी पोस्ट की कि जो उनके फेवर में नहीं जा रही तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप जो है इसराइल, क्योंकि अमेरिका और इसराइल एक ही है, इसराइल के खिलाफ भी पोस्ट करेंगे तब भी आपको अमेरिका का वीज़ा नहीं। ठीक है, अकील साहब ने दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। अकील रहमान, जरा जानना चाहेंगे कि ये कौन से ममालिक हैं जहाँ पे डिपोर्ट होकर आने वाले जो लोग हैं उनका पासपोर्ट पाकिस्तान में ब्लॉक हो जाएगा और वो किसी भी मुल्क नहीं जा सकेंगे, और वो कौन से लोगों के, किन लोगों पर ये कानून लागू होने जा रहा है? जी बिल्कुल शुक्रिया सर। ये उन लोगों के लिए कानून लागू हो रहा है जो लोग किसी भी कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। लाइक आजकल जैसे आज की जो अपडेटेड न्यूज है, लाहौर एयरपोर्ट पे FIA ने 17 फीमेल्स गिरफ्तार की हैं। अच्छा? जो उम्रा पे भीख मांगने के लिए जा रही थी। अगेन नॉट अगेन, वाकई तो बहुत बुरी खबर है। तो ये जो है, जो लोग वहाँ पे हमारे मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, ओवरस्टे हो जाते हैं या जमीनी रास्ते या समुद्री रास्ते के जरिए जो है डंकीज लगाते हैं, मीन समंदर पार यूरोप के लिए, शेंजन के लिए जाते हैं और वहाँ पे ओवरस्टेज हो जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते और वो डिपोर्ट होके आते हैं, तो उनका जो पासपोर्ट है वो 5 साल के लिए बैन किया जाएगा। अच्छा। इवन वो पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का होगा। अच्छा, सही, ये बात तो सही हो गई। अच्छा, अब अच्छी खबर के हवाले से भी हमें बताएं कि ये वीज़ा कैसे, ये जो शेंजन GCC है, ये पाकिस्तानी कैसे हासिल कर सकते हैं और अमेरिका वीज़ा किस तरह पाकिस्तानियों को मिलेगा? अच्छा, ये सबसे पहले हम GCC पे आते हैं जी। GCC है क्या? हाँ। GCC है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, खलीज इक्तिसादी काउंसिल। अच्छा, ये वजूद में कब है? ये 25 मई 1981 को इसकी जो बुनियाद रखी गई वो दुबई में रखी गई थी और इसका जो मौजूदा हेड क्वार्टर है वो सऊदी अरेबिया रियाद में है। इसके जो टोटल मेंबर हैं वो 6 हैं और जो इसकी जुबान है वो अरबी है। अब है कि अब GCC ये है 6 कंट्रीज की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल अलायंस है। अच्छा, और ये GCC वीजा ये है कि इसमें 6 कंट्रीज का एक वीजा है जो मल्टीपल एंट्रीज वीजा होगा। अच्छा। जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कुवैत है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है। सही, यानी सारी गल्फ कंट्रीज, सारी गल्फ जितनी स्टेट्स हैं उनका मिलाकर एक ही वीजा दिया हुआ है। जी, सारी गल्फ जो कंट्रीज हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एक ही वीजा अप्रूव किया जा रहा है, जिसकी तस्दीक कर चुके हैं
खारजा टूरिज्म की नुमाइंदगी करते हुए खालिद जासिम सैफ के मुताबिक साल के आखिर में पूरा सिस्टम फाल हो जाएगा। अच्छा अकील, इस जीसीसी वीजा की फीस क्या होगी, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जैसे 10 साल का दुबई का वीजा भी अप्लाई करते हैं बहुत सारे लोग। जो दुबई का 5 ईयर मल्टीपल वीजा या गोल्डन वीजा हमें मिल रहा है वो हमारी खारजा पॉलिसी की काविशें हैं। इसाक डार साहब अभी गए हुए थे दुबई में, उससे पहले कामरान टसोरी साहब, गवर्नर सिंध साहब वो गए हुए थे। उनकी काविशों की वजह से हमें दुबई ने 5 साल का जो मल्टीपल वीजा है बिजनेसमैन के लिए वो ग्रांट किया है। इसी तरह जो ये जीसीसी वीजा है इसकी फीस अभी जो रफ आइडिया दे रही है जीसीसी काउंसिल वो 4000 दिरहम दे रही है और इसके लिए कोई खास इतने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। आपका पासपोर्ट है, आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है, एक सादा सा इनविटेशन है और आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए। आपके बैंक स्टेटमेंट में 1 मिलियन से अबव फंड्स होने चाहिए जिससे आप इसके आयल हैं। जैसे शेंजन स्टाइल का एक वीजा है कि आप यूरोप में शेंजन वीजा कोई भी लेते हैं तो आप 27 मुल्क इजीली घूम सकते हैं। इसी तरह आप जीसीसी में से किसी भी कंट्री का वीजा लेते हैं। अच्छा, ये जीसीसी के साथ एक जरा आखिर में ये भी बता दीजिएगा, जीसीसी वीजा है तो क्या मल्टीपल एंट्रीज हो सकती है गल्फ कंट्रीज के अंदर या किसी भी मुल्क में एक ही दफा एंट्री होगी अकॉर्डिंग टू दैट वीजा? सर ये मल्टीपल एंट्री वीजा होगा, आप कई बार उसमें जा सकते हैं। वेरी गुड। बहरहाल बहुत शुक्रिया। अकूल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, वीजा एक्सपर्ट हैं और इट्स अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान एज वेल। यू कैन ट्रैवल ऑल द वे गल्फ कंट्रीज के अंदर। लेकिन बिल्कुल शेंजन वीजा की तरह अब हमारे पास एक जीसीसी वीजा भी आ गया जो कि ममालिक हैं सारे गल्फ कंट्रीज हैं। इट्स अ गुड कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन। आगे बढ़ते हैं और कुछ पीडीएमए की बात कर लेते हैं जिसने पंजाब में जो है वो दरियाए चनाब, झेलम, रावी और उनसे मुल्का नदी नालों में सैलाब की वार्निंग फाइनली जारी कर। बिल्कुल, पंजाब के दरियाओं में पानी की सूरत हाल में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। दरियाए चनाब में मराला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। तो मेरे ख्याल में ऐसी अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आप ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां दरिया है क्योंकि वहां पर फिर सैलाब का खदशा है। दरियाए रावी और चनाब से मुल्का नालों में दरिया में और ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी की गई है। जबकि पीटीएम में पंजाब के मुताबिक डेरा गाजी खान, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और रावलपिंडी डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बिल्कुल, किसी पीर ने कहा था जब कम बारिश होती तो कम पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है। तो पीडीएम ने जारी कर दिया कि ज्यादा पानी आने वाला है तो ज्यादा बारिशें भी हो सकती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और कुछ और खबरों को भी शामिल करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए नाज़रीन जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है लेकिन ये मुकम्मल हकीकत है और यह हकीकत फैसलाबाद के एक बाअसर सियासी डेरे से जुड़ी है। ये कहानी है हैकर्स की, जाली सरमाएकारी प्लेटफॉर्म्स की, डिजिटल करेंसी की और उन बैनुल अक़वामी मुजरिमों की जिन्होंने पाकिस्तान में बैठकर दुनिया भर के लोगों को लूटा। यानी कि इतना यहाँ पर भी मनी हाइस्ट खेल रहे हैं लोग। हैरत की बात तो ये है कि ये सब कुछ जो है वो जैसे सियासी शख्स के डेरे से हो रहा है। तहकीकाती इदारे हों जिनमें फैसलाबाद के जो NCCIA है वो भी पेश है। तो जब उसने छापा मारा है तो ये खबर एक ऐसी दुनिया सामने आई है, पूरी एक अलग दुनिया थी। जाली पासपोर्ट से, जाली वेबसाइट्स थी, डिजिटल फ्रॉड के साथ जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी मौजूद थे और बैनुल अक़वामी हैकर्स पाकिस्तान में बैठे लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली करवा रहे थे। Have you heard about वो जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है डब्बा फाड़ना? इट्स अ वेरी कॉमन टर्म जो आपके कॉल सेंटर्स होते हैं। ये बेसिकली क्रेडिट कार्ड को जब क्रैश किया जाता है और लूटा जाता है उसमें से पैसा, तो ये टर्म यूज होती है। बहरहाल इस पर बात कर लेते हैं। हमारे जो इस वक्त रिपोर्टर है रिजवान, वो हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। रिजवान जी, देखिए सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा तो कोई वाकया नहीं हुआ और ये अगर देखा जाए जिस तरह की ये खबर थी तो पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा वाकया है जिसमें और पुलिस भी शामिल थी जिन्होंने वहाँ पे रेड किया और इस रेड के बाद जो है होशरुबा इंकशाफात वो सामने आए और तकरीबन 149 अफराद को गिरफ्तार किया गया जिनमें अक्सरियत जो है वो गैर मुल्कियों की थी। वो पाकिस्तान में माली फ्रॉड के साथ साथ साइबर क्राइम जो है उनमें भी मुलव्विस थे। अच्छा रिजवान, जरा ये भी बताइएगा कि जाली पासपोर्ट से बैंक अकाउंट्स खाली करने का तरीक़ाकार है, डिटेन किया किसी को अभी तक? मुतासिरीन कोई है इस सिलसिले में? मुतासिरीन कोई सामने आए हैं?
जी बिल्कुल, मुतासिरीन बिल्कुल सामने आए हैं। ज्यादातर का ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से है। जो FIR की गई है ना FIA की जानिब से, उनके अंदर जो मुख्तलिफ मुतासरीन जिनके नाम से FIR हुई हैं, जो मुदई हैं मुकदमात के, वो उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक फैसलाबाद से है। और उनमें वाज़ेह तौर पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं, FIR के अंदर उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि हमारे लाखों रुपए जो है वो उनसे ऐंठ लिए गए थे, लाखों रुपए के फ्रॉड जो है उनके साथ किए गए हैं और आगे वो इन केसेस को परसू करना चाहते हैं। तो इस नेटवर्क को पकड़ने में ये मुतासिरीन ही आगे आए हैं या फिर पुलिस ने छापा मारा है? किस तरह ये कार्रवाई अमल में आई? देखिए, इनके खिलाफ जो कार्रवाई की प्लानिंग है वो प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत ये कार्रवाई की गई है और काफी टाइम से जो NCCIA है और FIA है वो इनके खिलाफ तहकीकात कर रहे थे। और ये तहकीकात 2022 से तकरीबन जो है ये तहकीकात जारी थी और उसके बाद अब जाके 2025 में ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। 2022 से 2025 तक ये लोग किस तरह से बचते रहे कि किस क्या वजह सामने आई? Which I have to ask, अफशीन, एक क्वेश्चन है कि ये जो गैर मुल्की हैं ये पाकिस्तान में क्या कर रहे थे और ये किस तरह से लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली कर रहे थे? इनको वीजा कैसे मिला कि ये यहाँ पर वीजा पे बैठे? ये गैर कानूनी तरीके से बैठे थे? देखिए, अभी तक जो मुतल्लिका इदारे हैं, खासतौर पर FIA और NCCIA और दीगर जो वज़ारत दाखिला के इदारे हैं, उनकी जानिब से इस हवाले से अभी तक मुकम्मल तौर पर खामोशी है और जो तफसीलात हैं इस तरह की वो ब्रेक नहीं की जा रही हैं, नहीं दी जा रही हैं। और अभी तक इस हवाले से कुछ कहना जो है वो काबिल वक्त होगा कि वो गैर कानूनी तौर पर आए हैं या वीजा लेकर आए हैं। लेकिन एक बात जो है वो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि वो जहाँ पर रिहाइश पजीर थे वो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी थी और वहां पर जो सरगर्मियां थी वो भी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी थी। और ये जो मलिक तहसीन साहब हैं, ये साबका फेस्को चीफ हैं और जो हुक्मरान जमात है उसके ये एक मतलब इस इलाके के तहसील जड़ावाला के एक करता लीडर भी हैं। और इनके तो ये जो वडेरे साहब हैं जिनका भी आपने नाम लिया, इनसे जानने की कोशिश की ये कैसे हो रहा था, इनको इल्म था इसका? बिल्कुल, अगर मैं ये बात करूं कि मेरे घर में कोई बंदा आकर रह रहा हो, रिहाइश पजीर और घर में मेरा अपना भी जो मुकम्मल तौर पर होल्ड हो, तो कैसे ये कह सकता हूं कि नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप घर को रेंट आउट करते हैं एंड यू डोंट नो अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस के उनको किराए पर देने से क्या कुछ हो सकता है। हो सकता है अभी खबर सामने आई हो तो वो उसको कहें कि मुझे नहीं पता था, अब से नहीं होगा क्योंकि मुझे पता चल गया। सर देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों को आप जानते हैं कि शहद की बोतलों से बदल दिया जाता है और इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी वाज़ेह चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि FIA ने और वजारत दाखिला ने मलिक तहसीन अवान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला है और कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे रिसोर्सेज से कि मलिक तहसीन अवान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अगर वो मुलविस ना होते तो फौरी तौर पर उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में ना डाला जाता। आपने बताया पहले से कबल, आपने कहा कि 2022 से तहकीकात शुरू की थी, तो 2022 से 2025 तक के इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई? इनका नेटवर्क क्या पूरी तरह से आप तहकीकात के बावजूद आप लोग नहीं जान सके कि ये कहाँ पर लूप होल्स हैं, कहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं? देखिए, ये जो कार्रवाई तहकीकात जारी थी ना, तहकीकात जो जारी थी वो फ्रॉडियों के खिलाफ जारी थी, जो मनी स्कैम करते थे, जो लोगों को ट्रैप करते थे, उनके पैसे खाते थे, उनसे मतलब के चीजें मंगवाते थे और उनको हर तरह से मतलब फ्रॉड का निशाना बनाते थे। ये तहकीकात उनके खिलाफ जारी थी और इन तहकीकात में ये इंकशाफ सामने आया है कि ये सारे जो लोग हैं वो वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, जो इनका नाम है मलिक तहसीन अवान साहब, उनके डेरे पे रिहाइश पजीर हैं। रिजवान, एक आखिर में ये भी बताइएगा, जवाब दीजिएगा इसका कि कितना नुकसान हो चुका है अब तक, तखमीना लगाया गया है? बिल्कुल, अभी तक मैं सबसे पहले तो एक और चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा, बिल्कुल मुख्तसरन सी, वो ये कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें सबसे बड़ी जो तादाद थी वो चाइनीज की थी, जिनमें 48 अफराद शामिल थे, 44 मर्द और 4 औरतें। नाइजीरिया के 8 अफराद थे, जिनमें 3 मर्द और 5 औरतें। फिलिपाइन से 4 थे, 1 मर्द और 3 औरतें। और श्रीलंका से भी 2 अफराद थे, म्यांमार से 2 अफराद थे, जिम्बाब्वे से 1 खातून थी, बांग्लादेश से 6 थे और पाकिस्तान के भी 78 अफराद इसमें शामिल थे और मजबूरी तौर पर 149। बहरहाल रिजवान, बहुत शुक्रिया। चौई साहब तुसी तो छा गए हो, तो गैर मुल्की आपने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, वेरी बिग अचीवमेंट। लेकिन जी इस अचीवमेंट को अगर प्रूफ हो जाती है आपकी इन्वॉल्वमेंट तो आप तो फिर आपके खिलाफ सलाखों के पीछे होंगे और अगर नहीं प्रूफ होती है तो यू विल बी आउट ऑफ दिस मैटर। जी बहरहाल एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे से जब वापस आएंगे तो कुछ तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करेंगे और तालीमी निज़ाम के अंदर कहाँ पर लूप होल्स हैं उनको जरा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जी, स्टे विद अस।